गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका मैं अभिषेक भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे अपने घर पर और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो टॉपिक है ये कुछ और नहीं बल्कि इस एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या व्हाट वर द डेवलपमेंट्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिस्कस किया जाता है तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। तो संविधान किसी भी देश का बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंट्री जो गवर्नमेंट को वहाँ के सिटीजन्स को गाइड करता है कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं। गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देता है, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देता है हाउ टू रूल और हाउ टू गवर्न, और सिटीजन्स को बताता है कि आपके क्या अधिकार होंगे, आपके क्या कर्तव्य होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। संविधान किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है जिससे बढ़कर उस मुल्क में कुछ और नहीं होता, whether it's India, Indian constitution or it's American constitution or any constitution for that matter। तो किसी भी देश का जो संविधान होगा वो उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। नो बडी इज अबव दैट लॉ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन उस कानून से बढ़कर नहीं होती। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ आपके 1946-47 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और भारत के संविधान का विकास हुआ, इस संविधान का जो विकास, जो संविधान आज हमको मिलता है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं या जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आज हमारा मुल्क चलता है, बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में ब्रिटिशर्स के टाइम के कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स, ब्रिटिशर्स के टाइम के कुछ लीगल डेवलपमेंट्स का भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने इंडिया पर पॉलिटिकल सेटअप इस्टेब्लिश किया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, तो बहुत सारे जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे देश में। वन बाय स्टेप बहुत सारे रूल्स बनते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस बनते हैं, बहुत सारे लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं। all those developments, all those legal developments and all those areas of Britishers also had affected or also had influenced the development of Indian Constitution during your Constituent Assembly। तो आज का जो ये टॉपिक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट, कि जब संविधान हमारा बना तो उसका बैकग्राउंड क्या था और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुए। इस एरिया से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आता है। तो हम लोग की एरियाज को डिस्कस करेंगे। सारे एक्ट्स को हम लोग बहुत लेंदी या बहुत ब्रॉड में, बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू जस्ट रिवाइज ऑल दोज इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करना शुरू किया तो मैंने आपको बताया दैट दे फ्रेम नंबर ऑफ एक्ट्स, नंबर ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ रेगुलेशंस। उस एक्ट में, उस रूल एंड रेगुलेशन में बहुत सारे नियम, कायदे, कानून थे, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बेसिकली वी डिवाइड this constitutional development in two areas. Now this first phase is from 1773 to 1857, 1858, and the second phase starts from 1858 to 1947 when India got independence. जो पहला चरण है संवैधानिक विकास का वो 1773 से शुरू होता है और 1858 तक जाता है। जो सेकेंड फेज है वो 1858 से शुरू होता है, 1947 तक जाता है। जो ये पहला फेज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, दिस वाज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होगा। और ये जो सेकेंड फेज होगा ये बेसिकली क्वीन के अंडर होगा, बेसिकली क्राउन के अंडर होगा। 1773 से लेकर 1857 तक
नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आए और उन नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स में नंबर ऑफ बातें कही गई। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो एक्ट आया दैट वाज योर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दो इम्पॉर्टेंट बातें कही गई। वैसे तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें रही हैं 1773 के एक्ट में, बट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें 1773 के एक्ट में कही गई। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, इस गवर्नर ऑफ बंगाल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि बाय द एक्ट ऑफ 1773 और बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पॉइंट पीसीएस के एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप स्टेट का एग्जाम देखेंगे तो स्टेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से एक्ट के तहत ये स्टेप लिया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो आपका वहाँ पे ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो जाएगा। जब आप यूपीएससी के एग्जाम में आएंगे तो वो स्टेटमेंट वाइज दे देंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर 1773 एक्ट। तो 1773 के एक्ट में आपके स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सही है और कौन गलत है। तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिए दैट अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज और गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने एंड वॉरेन हेस्टिंग was the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर एग्जाम का एक क्वेश्चन निकल के आया दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग। तो ये नाम आपको याद रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था ये कलकत्ता में बना था। तो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही रहते हैं। और आप अगर लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट से हुई। सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट और बाय विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड। सो द राइट आंसर इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की दो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या रहीं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। आगे चल करके लेटर ऑन यू विल फाइंड that in 1784 पिट्स इंडिया एक्ट was passed। 1784 में फिर एक और एक्ट आता है जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो ड्रॉबैक्स थे ऑल दोज ड्रॉबैक्स वर अमेंडेड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको अमेंड करके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था एंड नथिंग वाज सो रिमार्केबल अंडर दिस एक्ट। आगे आफ्टर 1784 फिर एक्ट आया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर एक्ट आया।
1813 के चार्टर एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रही, और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया। ट्रेडिंग मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बट ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म तो हुआ बट नॉट कंप्लीटली। तो ट्रेडिंग मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ट्रेडिंग मोनोपोली को चार्टर एक्ट 1813 के तहत सस्पेंड कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर यूपीएससी वर्ड्स के साथ खेलता है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट यू मस्ट ट्राई टू डेवलप द हैबिट to read between the line while reading any polity book. By the Act of 1813, trading monopoly of East India Company was abolished but not completely. अब यूपीएससी क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और एक स्टेटमेंट लिख के देगा that the trading monopoly of East India Company was completely abolished by the Act of 1813. और जनरली होता क्या है कि कैंडिडेट जो होते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में दे आर इन वेरी हरी, वो बहुत जल्दी पेपर अपना करना चाहते हैं, और इतना प्रेशर होता है कि एक एक वर्ड को आप वहाँ इतना ध्यान से पढ़ नहीं पाते, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के एक्ट से समाप्त किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से नहीं हुआ था, नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह से आगे होगा। 1813 में ट्रेडिंग मोनोपोली सस्पेंड तो हुई थी बट नॉट कंप्लीटली। ट्रेडिंग मोनोपोली वॉज सस्पेंडेड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ख़त्म कर दिए गए 1813। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको अपने स्टडी को करने की हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी, दैट यू मस्ट should have the habit to read between the lines and you must try to develop the habit of understanding the particular term। और यूपीएससी में टर्म्स के साथ ही छेड़छाड़ होती है, खिलवाड़ होता है। पीसीएस में स्ट्रेट पूछा जाएगा, पीसीएस के प्री के एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के थ्रू खत्म हुए। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे तो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देगा, वहाँ पर वो उसी तरीके से इंटरचेंज कर देता है। तो इतना कंसंट्रेशन, इतना प्रेशर उस एग्जामिनेशन हॉल में जब रहता है तो वहाँ पर ये कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। तो इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले। आगे 1813 के बाद आगे फिर एक्ट आता है, दैट इज़ योर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा that this Charter Act of 1813 abolished trading monopoly of East India Company completely। यहाँ पर जो पॉइंट है आपको अंडरलाइन करना है, दैट इज completely। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया completely abolished, द राइट आंसर इज 1833। पूछा गया ट्रेडिंग मोनोपोली वॉज abolished, द आंसर इज 1813। तो किस एक्ट के थ्रू पूरी तरीके से समाप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 में ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म हुआ एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी। और 33 के एक्ट में क्या हुआ, दैट ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज कंप्लीटली एबॉलिश्ड। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, दैट वाज कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became Governor General of India, and William Bentinck was the first Governor General of India. विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोशिश की गई टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट और फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सेवा में सिलेक्शन के लिए एक खुला प्रतियोगिता कराई जाए, इस बात का प्रयास किया गया इसी एक्ट के तहत। सो अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 an attempt was made to introduce a system of open competition for the selection of civil servants in India. और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया ही कि दिस एक्ट एंडेड ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली। तो 1833 की तीन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी निकल के आई जो आपने अभी पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया दैट इट introduced or it attempted to introduce the system of open competition for the selection of civil servants in India. And the most important point of this act was that this act ended the trading monopoly of East India Company completely. पूरी तरह से इसने ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया। तो हम लोगों ने 1773 से लेकर के 1833 तक की जर्नी पूरी की। After 1833 Charter Act, next act was the Act of 1853. Act of 1853 का सबसे important point ये निकल के आया that under this act or through this act, open competition system was introduced in India. 1853 के एक्ट से सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन की स्थापना कर दी गई। 33 में कहा गया था, अटेम्प्ट किया गया था कि हाँ ऐसा होगा, एंड बाय द एक्ट ऑफ 1833 इट वाज मेड। सो इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन और फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। और इस एग्जाम को ओपन कर दिया गया फॉर इंडियंस, एंड सिविल सर्विसेज वाज ओपन और वाज थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। मीन्स इंडियंस को भी अब अलाउ किया गया कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। तो 1853 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया दैट इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन एग्जाम फॉर योर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। नाउ आफ्टर 1853 next important act came in the year 1858, that is the act of 1858, or you can say the Government of India Act 1858. तो 1773 से लेकर के हम लोगों ने 1853 तक की जर्नी देखी, और 1858 का जब एक्ट आएगा तो 1858 के एक्ट से बहुत सारी चीजें इंडिया में चेंज हो जाएंगी। 1858 का एक्ट क्यों आया, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स 1857 के रिवोल्ट से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एक्ट, फ्रॉम दिस रिवोल्ट। और 1857 का रिवोल्ट जो था दैट वाज द डिवाइडिंग year 1857, or you can say that the revolt of 1857 was the dividing event or dividing incident for your Britishers in India. तो इस रिवोल्ट के बाद नेक्स्ट फेज अब शुरू होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। और जब 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ, उसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तब उन्होंने ये रियलाइज किया दैट इट इज नॉट गोइंग to be easier or to be easy to rule over India. अब उन्होंने अपने आप को फिर से एनालाइज किया और 1858 का एक्ट लेकर के आए, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर के यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से इंडिया पर अब रूल होगा, उसको उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फिर से उन्होंने शुरू किया।
तो 1858 के एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1858 और ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्पेंड करके इंडिया को क्वीन के अंडर ला दिया गया। सो द एक्ट ऑफ 1858 पुट इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश क्राउन। ये भी एग्जाम का एक एरिया है कि कौन से एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो आंसर होगा दैट द एक्ट ऑफ 1858। जो हमारा पहला फेज था, मैंने आपको बताया दैट दिस फर्स्ट फेज वाज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी और द सेकेंड फेज वाज अंडर द ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश क्राउन। तो ऐसा क्यों हुआ? बेसिक रीजन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और इंडिया को क्वीन के अंडर या क्राउन के अंडर ला दिया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा 1858 के एक्ट का दैट द गवर्नर जनरल इन इंडिया, जो गवर्नर जनरल होता था उसको चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया गया। मींस गवर्नर जनरल का पद इंडिया में खत्म और अब इंडिया में बेसिकली वॉइसरॉय का पद बना दिया गया। अब हमारे देश में आप देखेंगे 1858 के बाद जो भी रहे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया में, उनको वॉइसरॉय कहा जाएगा। तो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, दिस पर्सन वाज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो वॉइसरॉय था, दिस पर्सन वाज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, and the viceroy was directly responsible to British Queen or you can say to British Crown। तो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और इंडिया को क्वीन के अंडर ला दिया गया, वॉइसरॉय का पद बन गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज कि भारत में एक नया पद बनाया गया, दैट वाज द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब हमारे देश में एक नया पद निकल के आएगा, एक नया पद बनेगा, दैट इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आई। पहला, ब्रिटिश क्वीन को इंडिया का कंट्रोल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सस्पेंड कर दिया गया, गवर्नर जनरल की जगह वॉइसरॉय आ गया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ईस्ट द एक्ट ऑफ 1858 के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1858 फिर बहुत सारे एक्ट आए। 1861 का एक्ट आया, 1892 का एक्ट आया, बट नथिंग वॉज सो वर्दी और नथिंग वॉज सो रिमार्केबल इन दिस एक्ट। आफ्टर 1892 एक्ट, 1892 के एक्ट के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वॉज द एक्ट ऑफ 1909। 1909 का अधिनियम जो है वो 1892 के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है एंड दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत पूछा जाता है 1909 का एक्ट। तो 1909 का एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। 1909 के एक्ट को हम लोग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये एक्ट 1909 में आया था, 1909 का अधिनियम था। और 1909 के एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जनरली एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दैट वाज बाय द एक्ट ऑफ 1909, 1909 के अधिनियम से पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, separate electorate was given to Muslims। पहली बार भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, किसको दिए गए? मुस्लिम्स को। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1909 के एक्ट में। इसीलिए भारत में मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। सो हु इज नोन एज फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया? द आंसर इज मिंटो। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? मुस्लिम्स को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया, तो आंसर है 1909। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है मुस्लिम्स को?
सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरीके का रिजर्वेशन था दैट वाज गिवन टू मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई, एरिया रिजर्व कर दिया गया, और उन्हीं को राइट दिया गया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। यही सेपरेट इलेक्टोरेट आप आगे देखेंगे और कम्युनिटीज़ को स्प्रेड कर दिया जाता है और कम्युनिटीज़ के लिए एक्सपैंड कर दिया जाता है इन योर अपकमिंग एक्ट। तो 1909 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया, दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स एंड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया। आफ्टर 1909 एक्ट, 1909 के अधिनियम के बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जो था दैट वाज द एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से ये एक्ट फेमस है 1919 का। 1919 के एक्ट में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के एक्ट में भी कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट वाज कि इसने भारत में डायरकी इंट्रोड्यूस किया। डायरकी का मतलब होता है डबल रूल, द्वैध शासन कहते हैं इसको हिंदी में, डबल रूल कहते हैं। ये जो डायरकी था, जो द्वैध शासन था, ये बेसिकली प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रांतों में इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रोविंस में इसको लागू किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था प्रांतों में द्वैध शासन, तो आंसर है द एक्ट ऑफ 1919। अब ये डायरकी क्या था, तो मैंने आपको बताया डबल रूल। तो डबल रूल क्या था, यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट्स जो होते थे, जो विषय होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन वाज योर रिजर्व्ड लिस्ट, or you can say reserved subject, and second was your transferred list, or you can say transferred subject. जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स थे, all those subjects which were of national and international importance, ऐसे विषय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के थे, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, उन्हें रिजर्व्ड लिस्ट में रखा गया। और ये जो रिजर्व लिस्ट थी, दिस रिजर्व लिस्ट वाज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस, फॉर एग्जांपल डिफेंस, ये सारे एरियाज रखे गए रिजर्व लिस्ट में और इनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। और ऐसे एरियाज जिनका महत्व, जिनका इंपॉर्टेंस कम था, विच वर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, उन्हें रखा गया ट्रांसफर्ड लिस्ट में और इंडियंस को दे दिया गया। दिस ट्रांसफर्ड लिस्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियंस। तो कहा गया कि आप हमारे साथ रूल करिए, आप हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन करिए। तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रूलिंग वाज नोन एज डबल रूलिंग, और डबल रूलिंग को ही कहा गया डायरकी। तो ट्रांसफर्ड लिस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखा गया, एग्रीकल्चर को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखा गया, इरिगेशन को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखा गया, और इसको इंडियंस को दे दिया गया। और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया ताकि वो इंडिया पर कंट्रोलिंग और अच्छी तरह से कर सकें। तो ये जो डायरकी थी, जो एक्ट ऑफ 1919 में आया, ये बेसिकली प्रोविंसेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1919। इसी एक्ट ऑफ 1919 से और भी बहुत सारी बातें निकल करके आई जैसे फॉर एग्जांपल इस अधिनियम में जो आपके सेपरेट इलेक्टोरेट था, इस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को 1909 के एक्ट में दिया गया। 1919 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू सिक्स, was extended to Indian Christians, to Anglo-Indians and to Europeans. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए टू मुस्लिम्स, द आंसर इज 1909। फिर पूछा गया टू सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस,
तो आंसर है 1919। अंडर द एक्ट ऑफ 1919 बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। बाइकैमरलिज्म मतलब द्वैध दो सदन सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। और डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई भारत में कि बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा और डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में कराए जाएंगे। इसी एक्ट में, बाय द एक्ट ऑफ 1919, इसी एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की गई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड एज अ रिजल्ट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 1926। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो 1919 के अधिनियम में पब्लिक सर्विस कमीशन का आइडिया दिया गया और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं 1919 के एक्ट के। आफ्टर 1919 एक्ट, the other important act was the act of 1935। इस 1935 के एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि the idea of ऑल इंडिया फेडरेशन was given। 1935 के अधिनियम से ये बात कही गई कि भारत को एक संघ के रूप में हम स्थापित करेंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, बट इट कुड नॉट हैपन, ऐसा हो नहीं पाया। इसी एक्ट के तहत बाय द एक्ट ऑफ 1935 सेंटर और यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब जैसे आज जो हमारे स्टेट्स हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं इसको, सेंटर और स्टेट्स के बीच में या सेंटर और प्रोविंस के बीच में या सेंटर और यूनिट्स के बीच में सब्जेक्ट्स बांटे गए। जैसे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में यू कैन सी इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, subjects have been divided between center and state, that there are some areas which are reserved for the central government, there are some areas which are reserved for the state government, and there are some areas which are reserved for the both for the center and for the state. So in the same way, by the act of 1935, subjects were divided between the center and the state. इसी एक्ट के थ्रू 3 लिस्ट बनाई गई जो आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं 7th शेड्यूल में, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसी एक्ट में, द एक्ट ऑफ 1935 में 3 लिस्ट बनाई गई। वन वाज योर फेडरल लिस्ट, सेकेंड वाज योर प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड वाज योर कॉन्करेंट लिस्ट। यही फेडरल लिस्ट आज सेंट्रल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट आज स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो 3 लिस्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया किस एक्ट के थ्रू? द राइट आंसर इज द एक्ट ऑफ 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंडेड डायरकी इन प्रोविंसेस। 35 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया एंड डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। डायरकी को केंद्र में लागू किया गया। यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी इसी को इंटरचेंज करके आपके सामने क्वेश्चन रखेगा। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अब उसने क्वेश्चन पूछा, डायरकी was introduced at the center in the year or by the act of 1919 and diarchy was introduced in provinces by the act of 1935। और कोडिंग है और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है that which of the following statement is or are incorrect। so both are incorrect, दोनों ही गलत हैं क्योंकि डायरकी सेंटर में 1935 से आई थी, 1919 से नहीं आई थी, और प्रांतों में डायरकी 1919 से आई थी, 1935 से नहीं आई थी। तो इस तरीके से इंटरचेंज करके यूपीएससी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनाता है। सो ऑल दीज एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और इन्हीं सारे एक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं, सो दिस टॉपिक इज कंबाइंडली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इन्हीं एक्ट्स का, इन्हीं रूल्स का, इन्हीं रेगुलेशंस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज इम्पैक्ट भी दिखता है। इसीलिए ये टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट
जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग होती है तो उससे पहले इस टॉपिक को स्टडी किया जाता है जस्ट टू हैव a good understanding that how the Constitution of India came into picture. So this topic is your constitutional development. I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा. It is just a quick revision. मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में नहीं है. It is just a quick revision. Features of Indian Constitution topic डिस्कस करेंगे. Features of Indian Constitution या आप इसको नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं. और जो ये फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इसी पर चर्चा शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है, इसमें बेसिकली भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, उस पर जोर दिया जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है कि भारत के संविधान में कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या उसका नेचर है, किस तरीके से. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नंबर ऑफ फीचर्स. संविधान के बहुत सारे विशेषताएं हैं, जिसमें से कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है दैट इट्स अ ब्लेंड ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी. मीन्स भारत के संविधान को कहा जाता है कि संविधान हमारा बेसिकली फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का मिक्सचर है. इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान पूरी तरीके से फेडरल नहीं है और ना ही भारत का संविधान पूरी तरीके से यूनिटरी है. इसको हम अदर सेंस में ये कह सकते हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर कंप्लीटली अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर इट इज कंप्लीटली अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये हुआ कि अमेरिकी संविधान कंप्लीटली पूरी तरह से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का या यूनिटरी फीचर्स का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. जब हमारे संविधान का विकास हो रहा था, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया के नेचर को देखते हुए, इंडियन सोसाइटी को देखते हुए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए, इंडियन ज्योग्राफिकल कंडीशन को, इंडियन हिस्ट्री को देखते हुए हमने ऐसा संविधान तैयार किया है जहां पर आपको फेडरल फीचर्स के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी दिखते हैं. मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स मिलेंगे, तो दूसरी तरफ यू विल हैव सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा कहा जाता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन स्ट्रक्चर एंड इट्स अ यूनिटरी इन सोल. भारत का संविधान संरचना में एक संघात्मक संविधान है और आत्मा में एक एकात्मक संविधान है. मीन्स हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान के फेडरलिज्म या फेडरल फीचर्स भी शामिल हैं, और हमारे संविधान में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के या ब्रिटिश के यूनिटरी फीचर्स भी शामिल हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है. लास्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे अगर, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है. तो अगर इस स्टेटमेंट आता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि भारत का संविधान पूरी तरीके से फेडरल फीचर्स को नहीं कैरी करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं. अब इसी को हमें डिस्कस करना है, इसी को हमें और इलैबोरेट करना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर कहते हैं. संविधान में फेडरल फीचर्स ज़्यादा हैं और बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी पॉइंट्स हैं जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर्स को कैरी करने लग जाता है. अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को या फेडरल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अमेरिकी संविधान की तरह हैं. अमेरिकी संविधान की तरह बहुत सारे फीचर्स हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन द पैरामीटर ऑफ फेडरल फीचर्स, तो आप देखेंगे कि ऐसे संविधान जो फेडरल फीचर्स को कैरी करते हैं
वहाँ पर हमेशा जो कंट्री होगा वो स्टेट्स में डिवाइड होगा. मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज इंडिया, सो यू विल फाइंड दैट इंडिया हैज़ नंबर ऑफ स्टेट्स. भारत में कई राज्य हैं. सपोज करिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर ये अमेरिका है, तो अमेरिका में भी आप पाएंगे कि अमेरिका इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स. इंडिया इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स. तो जब कोई देश राज्यों में डिवाइड हो जाता है, जब कोई देश प्रांतों में विभाजित हो जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर होता है वो बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बन जाता है. सेकेंड फीचर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि जब आपका देश राज्य में डिवाइड होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो गवर्नेंस होगा या वहाँ जो गवर्नमेंट होगी वो हमेशा दो होगी. तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में या एक फेडरल कंट्री में हमेशा आपको डुअल गवर्नमेंटशिप मिलती है. डुअल गवर्नमेंटशिप का मतलब ये होता है हमेशा दो सरकारें रूल करती हैं. आप देखिए अमेरिका में भी आपको दो सरकार मिलेगी, इंडिया में भी आपको दो सरकार मिलेगी. अगर हम डुअल गवर्नमेंटशिप की बात करें तो आप देखेंगे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी है. अमेरिका में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अमेरिका में भी स्टेट गवर्नमेंट है. तो ऐसे फेडरल कंट्री में, ऐसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री हमेशा स्टेट्स में डिवाइड होती है. जब जब स्टेट्स में डिवाइड होगी देन यू विल हैव डुअल गवर्नमेंटशिप. डुअल गवर्नमेंटशिप मीन्स one government will be at the center and the second government will be in states. For example, in India, this central government is led by the Prime Minister and the state government is led by the Chief Minister. Whereas in America, this central government is led by the President and the state government is led by the Governor. तो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके देश को चलाएंगे. ये दोहरी डुअल गवर्नमेंटशिप या दोहरी शासन व्यवस्था होती है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज बोथ फीचर्स, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में और जो फीचर्स होते हैं वो ये होंगे कि हमेशा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. Now decentralization of powers means division of powers. शक्तियों का विभाजन होगा. शक्तियों के विभाजन का मतलब ये हो गया कि जो पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती हैं. मींस ये अगर पावर है, कोई टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे बिटवीन द सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो हमेशा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होगा. डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होने का मतलब हो गया पावर्स जो होंगी वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होंगी. फॉर एग्जाम्पल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल, जो संविधान का सातवीं अनुसूची है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों को विभाजित किया गया है संविधान में, और शक्तियों का विभाजन फेडरल फीचर्स का या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. तो हमारे क्या कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, हमारे क्या डुअल गवर्नमेंटशिप है, हमारे क्या पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर्स का डिवीजन है. इसके अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, इस जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर विल बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी यू विल फाइंड बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अमेरिका. तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट नेचर या एक और इम्पॉर्टेंट फीचर निकल के आया, दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट्स कंट्रोल, देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर जुडिशरी. इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अलावा देयर विल बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान की सुप्रीमेसी होगी, संविधान सर्वोच्च होगा. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ गया कि नो बडी इज अबव द लॉ, नो बडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी रिटन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल फीचर्स में संविधान हमेशा लिखित होगा। आप देखिए भारत का संविधान भी लिखित है, अमेरिका का संविधान भी लिखित है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिजिड। संविधान हमेशा कठोर होगा, रिजिड होगा। तो भारत का संविधान भी बहुत एरियाज में रिजिड है, वो ठीक है। भारत का संविधान इट्स अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट इट इज रिजिड। भारत का संविधान रिजिड भी है। तो जब रिजिड वाला पार्ट आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेडरल फीचर्स। तो फेडरल फीचर्स की ये कुछ की एरियाज हैं कि कंट्री हमेशा स्टेट में डिवाइड होगी, स्टेट्स में अलग रूलिंग सिस्टम होगा, मींस अलग गवर्नमेंट होगी, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था होगी। उसके बाद शक्तियों का विभाजन होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर रूल करते हैं। सो जस्ट टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, there will be clear cut division of powers, like in Indian constitution 7th schedule deals with the division of powers. So division of powers means decentralization of powers. जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट, न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा। तो इतने फीचर्स पे हम ये कहते हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऑन द अदर हैंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सम यूनिटरी फीचर्स। भारत के संविधान में बहुत सारे एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो अमेरिका में नहीं पाई जाती। मीन्स अब हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विच यू विल फाइंड बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन, बट नॉट इन अमेरिका। मीन्स जब हम इंडिया को यूनिटरी फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमेशा आप उसका कंपैरिजन ब्रिटेन से करेंगे, बिकॉज ब्रिटेन इज दी और योर British constitution is the excellent, you can say it's excellent example of unitary. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप यूनिटरी फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो यूनिटरी का मतलब होता है वन, और यूनिटरी का वन का मतलब ये हो गया कि वो देश, वो सिस्टम राज्य में विभाजित नहीं होगा, वहाँ राज्य नहीं होते, वहाँ स्टेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन, विच इज example of unitary constitution, you will not find any state in Britain. ब्रिटेन में आपको कोई राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक फेडरल फीचर्स को फॉलो करते हैं। इंडिया फॉलोज अ फेडरल फीचर, दैट्स व्हाई इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। इसीलिए भारत राज्यों में विभाजित है। हमने राज्य बनाए हैं, ब्रिटेन में राज्य नहीं है। बट कभी कभी हमारे देश में भी ऐसा होता है कि स्टेट्स होकर भी नहीं होते। होकर भी नहीं होने का मतलब ये हो गया कि स्टेट्स आर पावरलेस, राज्य के पास शक्तियां नहीं होती। जब राज्य के पास शक्ति नहीं होगी तो वो जो शक्तियां होती हैं, वो जो पावर्स होती हैं, वो ट्रांसफर हो जाती हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र को स्थानांतरित हो जाती हैं। जब केंद्र को स्थानांतरित हो जाती हैं, सो दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अभी मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म में या फेडरल फीचर्स में देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी और ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशन और सर्टेन सर्कमस्टांसेस, you will see that there will be centralization of powers. Now centralization of powers means the powers are transferred from the center to the state, and when powers are transferred from center to the state, there is no meaning of having a state. तो स्टेट के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्टेट्स आर पावरलेस, दो दे आर देयर बट दे आर पावरलेस। तो राज्य का अस्तित्व तो होता है, लेकिन राज्य के पास शक्तियां नहीं होती। और जब शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तो इसी को हम लोग यूनिटरी कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में है कि ब्रिटेन में कोई राज्य नहीं होते, तो वहाँ सारी रूलिंग अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। हमारे पास रूलिंग अथॉरिटी दोनों के पास है, बोथ विद द सेंटर एंड द स्टेट। दैट्स व्हाई
India has federal feature, but during certain condition, during certain circumstances, that is during emergency time, हमारे देश में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात कहता है, तो हम लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को भी फॉलो करते हैं. व्हेन इंडिया फॉलो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इंडिया विल बिकम अ यूनिटरी कंट्री और इंडिया विल फॉलो यूनिटरी फीचर जस्ट लाइक ब्रिटेन. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस फीचर, यूनिटरी फीचर्स में और कौन कौन से फीचर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल you will find that in India there is a feature of appointment of governor. राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, राज्य में जो गवर्नर होते हैं, वो हमेशा अपॉइंट होते हैं. और अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते राष्ट्रपति हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एडवाइस पे सारे काम होंगे तो आप में यूनिटरी फीचर हो जाएगा. और जब सेंटर और स्टेट दोनों अपने एरियाज में पावरफुल होंगे तो हम फेडरल फीचर को फॉलो करते हैं. इन नॉर्मल लाइफ इंडिया फॉलोज फेडरल फीचर, बट इन सम कंडीशन इंडिया फॉलोज यूनिटरी फीचर. तो सिंपल क्लियर कट एक आइडिया है कि भारत में जब केंद्र और राज्य दोनों अपने एरियाज में काम करेंगे, दैट इज फेडरल फीचर. और जब हमारे देश में आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे जहां सेंटर will have more powers than states, so India will tilt towards unitary. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपालों की नियुक्ति हमारे देश में होती है, उसको राष्ट्रपति करते हैं लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बाद मूविंग फॉरवर्ड यूनिटरी फीचर्स को अगर हम लोग और एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे हैविंग ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल भारत में अखिल भारतीय सेवाएं भी मिलता है. अभी अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं, और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिटरी का फीचर्स है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. नो, इंडिया हैज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज. वन इज योर IAS, सेकेंड इज IPS and third is your IFS. IFS means Indian Forest Service, भारतीय वन सेवा. ये जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS, इन 3 ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सिलेक्शन होता है या जो रिक्रूटमेंट होता है, दिस इज मेड बाय UPSC एंड UPSC इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी. केंद्र सरकार इन तीनों सेवाओं में रिक्रूटमेंट करती है, सिलेक्शन करती है, लेकिन इनके जो ऑफिसर्स होते हैं दे हैव टू गिव देयर सर्विसेज टू बोथ सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट. इन्हें केंद्र और राज्य दोनों को अपनी सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, लेकिन इन ऑफिसर्स के ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो केंद्र की ज़्यादा होती है. सेंटर हैज़ मोर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवर द ऑफिसर्स अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज. तो जब केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी तो आप देखेंगे कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा. जहां पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ, इंडिया विल हैव यूनिटरी फीचर्स, और जहां पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इंडिया विल हैव फेडरल फीचर. तो यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज में केंद्र के पास हमने ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज से इंडिया जो है यूनिटरी फीचर्स को फॉलो करता है. ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद कुछ और हम लोग फीचर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी और इम्पोजिंग स्टेट इमरजेंसी. किसी भी राज्य में जब राज्य आपातकाल लगता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन भी कहते हैं, जैसे ही किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी इम्पोज होगी, इंडिया में यूनिटरी फीचर्स फॉलो होने लग जाएगा. सो इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इन अ स्टेट will make India a unitary feature or will make India a unitary country. स्टेट इमरजेंसी से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे यूनिटरी फीचर्स आ गया? जब किसी राज्य में आपातकाल लगता है तो उस राज्य सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है. दैट स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड और द स्टेट गवर्नमेंट इज पुट ऑन होल्ड, यू कैन से इन अदर वर्ड्स. और जैसे ही सेंटर स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड होती है, all the powers of the state will be transferred to the center government.
और गेट्स ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे ही राज्य के सारे अधिकार केंद्र की तरफ चले गए, फिर आपको पावर का सेंट्रलाइजेशन दिखेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जब पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है तो वो फीचर यूनिटरी फीचर है, और जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो वो फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट इमरजेंसी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, यूज ऑफ आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 का यूज, ये भी इंडिया को यूनिटरी फीचर बनाता है। यूज ऑफ आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 का प्रयोग, जहां सेंटर के पास अधिकार है कि वो यूनिलैटरली किसी भी स्टेट की टेरिटरी को चेंज कर सकता है, स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स हैं। तो जब हम इन दोनों को पढ़ते हैं तो हम कहेंगे that Indian Constitution is a blend, it's a mixture of federal features as well as unitary features. तो एक बहुत important Constitution का feature निकल के आया, that having features of both federal as well as unitary. इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या क्या फीचर्स हैं, भारत के संविधान में और क्या क्या फीचर्स हैं, इस एरिया से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ सोवरेन कंट्री। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित करता है। इट एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एज अ रिपब्लिक स्टेट, एज अ सेकुलर कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में सोवरेन फीचर्स आ गया, डेमोक्रेटिक आ गया, रिपब्लिक आ गया, सेकुलर आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इस सेंस में कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स और देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स और देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which cannot be amended easily, and there are certain areas which can be amended easily. So which cannot be amended easily makes the constitution rigid, and which can be amended easily makes the constitution flexible. So Indian constitution is both rigid as well as flexible. Indian constitution shows a balance between पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। भारत के संविधान में संसद और न्यायपालिका के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की गई है। हमारे देश में पार्लियामेंट इज द एपेक्स बॉडी टू मेक अ लॉ। जो संसद है हमारे यहाँ, दैट इज द हाईएस्ट बॉडी और इट इज द एपेक्स बॉडी टू मेक अ लॉ, कि कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था हमारे देश में है वो संसद है, और संसद को अधिकार है, उसको ये राइट है कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन न्यायपालिका को हमने ये अधिकार दिया हुआ है कि न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा कर सके। तो न्यायपालिका को हमने एक सुप्रीम अथॉरिटी दी हुई है टू रिव्यू दैट लॉ। तो हमारे संविधान में संसद और न्यायपालिका के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हमने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। नाइदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया नॉर जुडिशरी इज सुप्रीम इन इंडिया, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। हमारे देश में ना संसद सर्वोच्च है ना न्यायपालिका सर्वोच्च है, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिकन सिस्टम की बात करेंगे, तो इन अमेरिका यू विल फाइंड दैट जुडिशरी इज सुप्रीम और जुडिशरी हैज मोर राइट ओवर द पार्लियामेंट। वहाँ पर जुडिशरी सुप्रीमेसी है। इन अदर वर्ड्स और इन अदर एरिया, इन ब्रिटेन यू विल फाइंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम, संसद सुप्रीम है। लेकिन हमारे देश में दोनों के बीच में एक बैलेंस है,
neither parliament is supreme nor judiciary is supreme. In India, constitution is supreme. India follows supremacy of the constitution. Apart from this, India has adult franchise, single citizenship, fundamental rights are there, directive principles are there. Indian constitution shows clear-cut idea of establishing a welfare state. संविधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है. And it has a clear-cut idea, or it gives clear-cut concept of equality, liberty and socialism. So all these areas are key features of Indian Constitution. ये सारे क्षेत्र भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं. तो इन विशेषताओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं. तो आपको इन फीचर्स को याद कर लेना है कि इससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. सो ओके, थैंक यू.